हेलो दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार के एक ऐसे बाहुबली की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने 1980 के दशक में पहले दर्जे में यानी फर्स्ट क्लास में 10th और 12th की परीक्षाएं पास की, यानी मैट्रिक और 12वीं की परीक्षाएं उस लड़के ने पहले दर्जे में प्राप्त की। और वह एक ग्रामीण किसान परिवार से आता था बिहार के। और आगे चल करके उसके पिता ने अपने शौक की वजह से, पिता के अंदर ये लालसा जागी कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, तो पिता ने उसका दाखिला बिहार के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया। लेकिन उसके बाद उस लड़के के जीवन का सब कुछ इसलिए बदल गया क्योंकि वह लड़का खुद जो कि ब्राह्मण जातीय समाज से आता था, तो जिस शहर में उसका दाखिला हुआ था उस शहर में राजपूतों का वर्चस्व चलता था। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में, यानी ब्राह्मण बनाम राजपूत का जो वर्चस्व की लड़ाई थी उस शहर में, उसमें वो लड़का फंस जाता है। और फंसने के बाद वह 3 हत्याओं को अंजाम देता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और उसके बाद उस शहर से भाग करके और वो चला जाता है असम। उन दिनों असम में एक अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा था, एक आतंकवादी संगठन के द्वारा था। उस संगठन का नाम था उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो उसी उल्फा के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है, उस उल्फा का वो सदस्य बन जाता है और आगे चल करके वो लड़का उत्तरी बिहार के बाहुबलियों में सबसे ताकतवर बाहुबली के रूप में उभरता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, जिसका कि जिला मुख्यालय है मोतिहारी, वहां के सबसे बड़े डॉन देवेंद्र दुबे की कहानी। देवेंद्र दुबे, जिसने जेल में रहकर ही अपने लिए एक बहुत मजबूत गैंग तैयार किया, इतना मजबूत गैंग जिसकी बदौलत जेल में रहकर ही उसने पूरे उत्तर बिहार को थर्रा दिया। मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कौन सा ऐसा इलाका नहीं था जहां देवेंद्र दुबे की दबंगई नहीं चलती थी। जेल में रहकर ही उसने आगे चल करके चुनाव भी जीता और विधायक बना। तो दोस्तों, देवेंद्र दुबे उत्तर बिहार के सबसे बड़े डॉन, वो भी 1990 के दशक में, आखिर किस तरीके से वो उत्तर बिहार के सबसे बड़े डॉन बने, आज इसी कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार का नक्शा देखेंगे, यानी बिहार का मानचित्र, तो आपको यह पता चलेगा कि बिहार की जो उत्तरी सीमा है वो काफी लंबे, यानी पूरी तरह से, यानी पूरा पूरब से पश्चिम की ओर जो उत्तरी बिहार की का जो सीमा रेखा है वह नेपाल से सटी हुई है, यानी वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसी से सटा हुआ एक जिला है, उस जिले का नाम है पूर्वी चंपारण। चंपारण पहले एक ही जिला हुआ करता था, आजादी के बाद 2 जिले बन गए, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। वही चंपारण जहां पर गांधी जी ने एक समय में चंपारण सत्याग्रह किया था, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और काफी उसमें उनको कामयाबी भी मिली थी। तो उसी चंपारण का एक, जब 2 भाग में बटा तो उसका एक जिला बना पूर्वी चंपारण, जिसका जिला मुख्यालय है मोतिहारी। वो जिला आज भी अपने अस्तित्व में है। तो इसी चंपारण जिले के, पूर्वी चंपारण जिले के एक विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है गोविंदगंज, वहां के एक गांव में एक लड़का था। उस लड़के का नाम था देवेंद्र दुबे। देवेंद्र दुबे ने पहले दर्जे में, जैसा कि हमने आपको बताया, 10th और 12th यानी मैट्रिक और 12वीं की परीक्षाएं उसने पास की। और पास करने के बाद पिता के शौक की वजह से उसका दाखिला करा दिया जाता है मोतिहारी शहर, यानी जो पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय जो था, यानी मोतिहारी शहर, वहां के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देवेंद्र दुबे का दाखिला हो जाता है। परिवार की पृष्ठभूमि ठीक ठाक थी, किसान परिवार था, लेकिन परिवार में पढ़े लिखे लोग थे, एक भाई वकील भी थे। तो एडमिशन होने के बाद पढ़ाई लिखाई तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन चूंकि मोतिहारी शहर की जो फिजा थी
वो बिल्कुल अलग किस्म की थी। मोतिहारी शहर में राजपूतों का बहुत ज्यादा दबदबा था और राजपूत जाति के जो नौजवान लड़के थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हों या दूसरे लड़के, उन सब का मन काफी बढ़ा हुआ था, सब मन बढ़ू किस्म के थे और ये काफी दबंगई और रंगबाजी किया करते थे। जो उनका वर्चस्व था राजपूतों का, उसको चुनौती देने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। दूसरी ओर नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी दाखिला लिए देवेंद्र दुबे, वे ब्राह्मण जाति के लड़कों के साथ उनका उठना बैठना ज्यादा होने लगा और इस तरह से एक काफी बड़ा सा गुट भी बन गया। तो उस गुट के बनने के बाद देवेंद्र दुबे का भी मन बढ़ा, उनको भी लगा कि वे भी अपने ताकत और वर्चस्व का विस्तार कर सकते हैं। तभी एक घटना घटती है कि मोतिहारी शहर में ब्राह्मण जाति से आने वाली कुछ लड़कियों को कुछ राजपूत मनचले लड़के छेड़ देते हैं। जब इस बात का पता देवेंद्र दुबे को चलता है तो देवेंद्र दुबे इसे अपने जातीय आन के रूप में वो स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि उनके जातीय स्वाभिमान को या ब्राह्मणों के जातीय स्वाभिमान को राजपूतों ने चुनौती दी है और इसकी वजह से देवेंद्र दुबे ने राजपूतों को भी चैलेंज करने का फैसला किया और वे उन लड़कों से उलझते हैं जिन्होंने इन लड़कियों के साथ, यानी ब्राह्मण जाति से आने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी की थी। उनको चुनौती देते हैं, उनके साथ देवेंद्र दुबे उलझ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मोतिहारी शहर में राजपूतों का इतना ज्यादा दबदबा था कि उनसे निपटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इस वजह से इस लड़ाई में, यानी राजपूतों के साथ जो देवेंद्र दुबे उनके साथियों की लड़ाई हुई, उसमें देवेंद्र दुबे की बुरी तरह से पिटाई की गई और इसके बाद वे, यानी देवेंद्र दुबे, राजपूतों के हमेशा के लिए निशाने पर आ गए। अब वे बाजार में जहां कहीं पर भी दिखाई देते, उनको ललकारा जाता तो देवेंद्र दुबे भी भीतर से काफी मजबूत इरादे वाला लड़का था, तो वो भी राजपूतों के साथ उलझता, लेकिन जब जब उलझा तब तक वो पीटा गया और पिटाई बहुत बुरे तरीके से होती थी देवेंद्र दुबे की। हालांकि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ मारपीट के ही स्तर पे चल रहा था और कहीं से भी उसे हत्या के स्तर पर ले जाने का इरादा दोनों पक्षों में से किसी पक्ष ने ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब बार बार पीटे जाने की वजह से देवेंद्र दुबे के अंदर अब ये एक इरादा पनपा कि भाई कुछ भी हो, राफ साफ तो करना ही पड़ेगा, यानी इस लड़ाई को, इस दबंगई को, बार बार पीटे जाने की जो ये घटनाएं होती हैं, इसको हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। फिर क्या था, देवेंद्र दुबे ने पढ़ाई को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। अब उन्होंने तय कर लिया कि अब हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, इंजीनियर वगैरह नहीं बनना है। पिताजी के सपने को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया कि चाहे उसका जो भी हो। और अब वो, ये बात है 1989 के आसपास की, तो और उसने पूरी तरीके से अब गैंगबाजी में उतरने का फैसला किया। इसकी वजह बदौलत ही, अब चूंकि लड़का बड़ा हो रहा था, तो उसने कुछ दबंग प्रवृत्ति के दूसरे लोगों से संपर्क साधा, हथियार का जुगाड़ किया गया, गाड़ी का जुगाड़ किया गया और ब्राह्मण जाति का एक दमदार गैंग बनाने की कोशिश भी हुई। जब सारी तैयारी हो गई तब देवेंद्र दुबे ने रेकी करना शुरू किया, यानी जो लड़के बार बार उसकी पिटाई कर देते थे बाजार में या अलग अलग जगहों पर, और जो अक्सर इसे ललकारा करते थे, इसके स्वाभिमान को ललकारा करते थे, इसे अपमानित करने की बार बार कोशिश करते थे हर जगह, तो उन लड़कों की अब रेकी करना, यानी उनका पीछा करना, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कब घूमते हैं, कहाँ अड्डेबाजी करते हैं, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखी जाने लगी देवेंद्र यादव और उनके गुट के द्वारा, यानी उनके ग्रुप के द्वारा। अभी वो एक गिरोह की शक्ल में कभी अभी शायद नहीं आया था। तो देवेंद्र दुबे ने उन राजपूत लड़कों के ऊपर नज़र रखनी शुरू की। इनमें जो लड़के सबसे प्रमुख थे, उनमें से एक लड़का था अभय सिंह, जो पूर्वी चंपारण के ही एक गांव के काफी बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा था, यानी
उसके पिता के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और वो इस वजह से भी उसका मन बढ़ा रहता था। तो वो जो अभय सिंह था, तो अभय सिंह और उसके दो और साथी ही अक्सर सबसे ज़्यादा देवेंद्र दुबे को पकड़ते, उसे ललकारते, उसे गालियां देते, अपमानित करते और अक्सर बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। अब जब हर तरह की तैयारी कर ली गई, तब उसके बाद एक ओमिनी गाड़ी का इंतजाम किया गया और हथियार का इंतजाम किया गया। जो तैयारी लगभग पहले से हो चुकी थी, सारी योजना बन चुकी थी। उस दौर में ओमिनी गाड़ी अपनी एक खास विशेषता के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी अपराध जगत के, यानी अपराध जगत से जुड़े हुए लोगों के बीच। वो जो गाड़ी थी ओमिनी, उसका जो दरवाजा था वो स्लाइड वाला दरवाजा था, यानी आप उस दरवाजे को खींच करके एक बटन दबा करके और स्लाइड से खींच सकते थे और फिर बंद कर सकते थे। यानी उसका दरवाजा खींचकर खोल करके और बाहर की तरह नहीं लटकता था, बल्कि वो कार की दीवार से ही आगे और पीछे स्लाइड वाला दरवाजा था, वैसे किया जा सकता था। तो उसी ओमिनी गाड़ी का इंतजाम किया गया देवेंद्र दुबे और उसके साथियों के द्वारा। और इन लोगों ने जिस तरीके से सारी रेकी की थी, उसी के योजना के हिसाब से शहर के बाहर 1989 की एक गर्मी के दिन अभय सिंह और उसके दो और साथियों को स्कूटर पर जाते देख लिया। अब जैसे ही देखा तो अभय सिंह और उसके साथियों की भी नजर पड़ी देवेंद्र दुबे के ऊपर। तो देवेंद्र दुबे के पास गन था। अभय सिंह की जैसे ही नजर पड़ी देवेंद्र दुबे के ऊपर कि वो गाड़ी में सवार है, उसके साथ कई और लोग भी हैं, शायद उसे इस बात का भी अंदेशा हो गया था कि इनके पास हथियार भी है। ये तीनों स्कूटर से तेजी से भागने की कोशिश करने लगे। शहर के बाहर का, यानी मोतिहारी शहर से थोड़ा हट करके ये सब कुछ हो रहा था। तो खुले सड़क पर मारुति ओमनी ने भी स्कूटर पर सवार इन तीन लड़कों का, यानी राजपूत जाति से आने वाले अभय सिंह और उसके दो साथियों का पीछा करना शुरू किया। लेकिन अभय सिंह और उसके साथियों को यह बात समझ में आ गई कि वे चाहे कितना भी अपनी स्कूटर को भगा लें, वे ओमिनी से आगे नहीं निकल सकते। वे लोग पकड़े जाएंगे और उनके साथ बड़ा बुरा हो सकता है। तो इस वजह से उन लोगों ने अपनी गाड़ी को एक ऐसे रास्ते पर उतार दिया जो रास्ता सहज नहीं था, ठीक रास्ता नहीं था। उनको लगा कि शायद इस रास्ते पर वो मारुति ओमिनी आ नहीं पाएगी। लेकिन मामला ये हुआ कि चूंकि वो रास्ता इनके स्कूटर के लिए भी मुफीद नहीं था, वो रास्ता इनके स्कूटर भी उस पर सही तरीके से नहीं चल पाया, स्कूटर का चक्का फंस गया और इसके बाद ये लोग घिर गए। अब ये लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और वहीं से देवेंद्र दुबे ने उन लोगों को अपने रेंज में लेकर के और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अभय सिंह, जो कि एक मोतिहारी जिले यानी पूर्वी चंपारण, जिसका जिला मुख्यालय मोतिहारी था, वहीं के एक गांव के काफी बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा था। तो वो अभय सिंह और उसके दोनों साथी मौके पर ही ढेर हो गए, यानी मारे गए। देवेंद्र दुबे, जो कि काफी कम उम्र का एक लड़का था, अभी अभी उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था, लेकिन उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद बार बार की पिटाई, राजपूत नौजवान लड़कों की दबंगई से परेशान होकर उसने हत्या को तो अंजाम दिया ही, लेकिन एक बार में एक नहीं, तीन हत्याओं को अंजाम दिया। आप इस बात को समझ सकते हैं कि देवेंद्र दुबे के अंदर कितना ज्यादा आक्रोश था, कितना ज्यादा गुस्सा था कि उसने एक नहीं तीन हत्याओं को अंजाम दिया। लेकिन 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद अब आप करेंगे तो क्या करेंगे? अब तो आपका पकड़ा जाना तय है। और लड़के जो मारे गए थे वे भी काफी दबंग परिवारों से आ रहे थे, तो उनसे आपका मुकाबला हो पाना भी माने उनसे आपके लिए बाद में मुकाबला करना भी मुमकिन नहीं था। आपका भी मारा जाना लगभग तय ही था अगर आप वहां रुकते। तो देवेंद्र दुबे ने इसका एक उपाय यही निकाला कि वह बिहार से काफी दूर भाग कर पहुंच गए असम।
उन दिनों असम में एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। वो संगठन आज भी सक्रिय है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर स्थिति में नहीं है। लेकिन 1989-90 के दौरान और 1990 के दशक के दौरान भी वो जो संगठन था उसका नाम है उल्फा। अरविंद राजखोवा उसका नेता हुआ करता था। तो उल्फा जो संगठन है, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो बहुत ताकतवर, बहुत खौफनाक, बहुत बड़ी हत्यारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने काफी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को और भारत समर्थक लोगों की हत्याएं उसने की थी। अक्सर ब्लास्ट करना, सुरक्षा बलों पर हमले करना, असम में अशांति फैलाना, तो ये उल्फा का काम था। वहीं जब ये देवेंद्र दुबे पहुंचे तो वो उल्फा आतंकवादियों के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद वे उल्फा के मेंबर बन गए और वहीं पर वो रहे। तो इधर पूर्वी चंपारण में अब हालात कुछ और ही अलग शक्ल इख्तियार करते हैं। जो अभय सिंह मारा गया था, उसका भाई अजय सिंह वो संकल्प करता है कि अगर देवेंद्र दुबे नहीं भी मिलता है तो भी वह देवेंद्र दुबे के पूरे खानदान को मिटा देगा। वह अपने भाई की हत्या से इतना ज्यादा बौखलाया हुआ था। अब उसके इस संकल्प को सुनकर देवेंद्र दुबे के जो भाई थे, जो मोतिहारी में ही वकालत किया करते थे, उन्होंने अपने साथ कुछ अपनी सुरक्षा के उन्होंने इंतजाम किए ताकि ऐसा हो कि कभी अगर हमला हो तो वो अपने आप को बचा सके। इसी दौरान एक दिन अभय सिंह, मृतक जो अभय सिंह था, उसका भाई अजय सिंह मोतिहारी शहर में ही देवेंद्र दुबे के एक उन वकील भाई के ऊपर जानलेवा हमला करता है। लेकिन इस हमले का अंजाम ये होता है कि उस हमले में देवेंद्र दुबे के भाई वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो नवयुवक अभय सिंह देवेंद्र दुबे के हाथों मारा गया था, उनका दूसरा भाई अजय सिंह अब वो मारा जाता है, जिसने कि देवेंद्र दुबे के भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया था। अब हालात और ज्यादा अजीब हो गए। खैर, कुछ वक्त के बाद परिस्थितियां बदलती हैं और 1991 तक आते आते उल्फा के ऊपर केंद्र सरकार काफी कठोर कार्रवाई करती है और इसी कार्रवाई में उल्फा काफी कमजोर हो जाती है। और फिर इसके बाद देवेंद्र दुबे भी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। हालांकि देवेंद्र दुबे का वहां पर कोई पुलिस रिकॉर्ड या किसी भी तरह का आपराधिक घटना में संलिप्तता का, निजी तौर पर संलिप्तता का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस वजह से असम पुलिस ने देवेंद्र दुबे को पकड़ के बिहार पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि बिहार में तीन युवकों की हत्या के मामले में देवेंद्र दुबे वांटेड था। तो ये मैं बता रहा हूं आपको 1990 के दशक की शुरुआत की बात है, लगभग 90-91 की बात है। तो देवेंद्र दुबे को अब सौंप दिया गया बिहार पुलिस के हाथों और यहाँ पर बिहार पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और उसे पुलिस रिमांड में नहीं बल्कि जुडिशियल रिमांड में अंडर ट्रायल के तौर पर मोतिहारी जेल में रखा गया। अब वहीं से मुकदमा चलने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी है उस देवेंद्र दुबे की, जिसने अब जेल में आने के बाद और ज्यादा अपने आप को संगठित किया, क्योंकि उसने राजपूतों को तो एक तरह से, यानी जो दबंग राजपूत हुआ करते थे, जिन्होंने उसकी पिटाई की थी, उसके लिए खौफ पैदा करने की कोशिश की थी, उनके वर्चस्व को तो उसने कमजोर कर ही दिया था। लेकिन अब जेल में आने के बाद 1990-91 में जेल में आने के बाद देवेंद्र दुबे ने अपने लिए एक और बेहद मजबूत, बहुत ताकतवर गैंग का निर्माण किया और अपराध का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे देवेंद्र दुबे ने छोड़ा हो। हम इस कहानी को अभी तो यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।